कंगना रनौत और विवादों का नाता बहुत पुराना है। जब वो सिर्फ एक फिल्म एक्ट्रेस थीं, तब भी उन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता था। अब तो कंगना राजनीति में आ चुकी हैं, मंडी से बीजेपी की सांसद हैं। ऐसे में उनके हर बयान पर बवाल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ताजा मामला 3 कृषि कानूनों पर दिए गए उनके बयान पर उपजे बवाल का है। हालांकि चौतरफा विरोध और विवाद के बाद कंगना ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। लेकिन पूरी खबर आपको शुरुआत से बताते हैं। यह विवाद शुरू हुआ जब कंगना ने एक कार्यक्रम में ये कहा, मुझे पता है कि यह विवादास्पद होगा, लेकिन मुझे लगता है कि निरस्त किए गए कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। वे देश के विकास के स्तंभ हैं। मेरी उनसे अपील है कि अपने भले के लिए कानूनों की वापसी की मांग करें। कंगना ने बयान देते हुए भी कहा था कि मुझे पता है कि यह विवादास्पद होगा। वो सही निकली, विवाद हुआ और जमकर हुआ। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया कैमरे पर आए और बोले कि ये कंगना का निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। बवाल यही नहीं थमा। चाहे एनडीए के दल हो या इंडिया गठबंधन के, सभी ने कंगना के बयान की आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कंगना के बयान के बाद एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए लिखा, 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान विरोधी भाजपा और मोदी सरकार को अपने घोर अपराध का एहसास नहीं हुआ। 3 काले किसान विरोधी कानूनों को फिर से लागू होने की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलवाने वाली मोदी सरकार ने हमारे अन्नदाता के लिए कटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, कीलें और बंदूकें सबका इस्तेमाल किया। ये भारत के 62 करोड़ किसान कभी नहीं भूल पाएंगे। इस बार हरियाणा समेत सभी चुनावी राज्यों से किसानों पर खुद प्रधानमंत्री द्वारा संसद में किसानों को आंदोलन जीवी और परजीवी की अपमानजनक टिप्पणी का करारा जवाब मिलेगा। मोदी जी की बयानबाजी के चलते उनके मंत्रियों और सांसदों व दुष्प्रचार तंत्र को किसानों का अपमान करने की आदत हो गई। 10 सालों में मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए गए अपने 3 वादे तोड़े। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी। स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक इनपुट कॉस्ट प्लस 50% एमएसपी लागू करना। एमएसपी को कानूनी दर्जा। किसान आंदोलन वापस लेते समय मोदी जी ने सरकारी समिति की घोषणा की थी, वो आज भी ठंडे बस्ते में है। मोदी सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी के खिलाफ है। शहीद किसानों के परिवारों को कोई राहत नहीं दी गई। संसद में मोदी सरकार ने उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखना भी मुनासिब नहीं समझा और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी। पूरा देश जान गया है कि भाजपा की रग-रग में किसान विरोधी नफरती मानसिकता बसी है। खड़गे के अलावा एनडीए में शामिल दल भी कंगना के बयान के खिलाफ आ गए। सुनिए जदयू नेता केसी त्यागी ने क्या कहा। उनका ये वक्तव्य किसानों का अपमान है और प्रधानमंत्री द्वारा जो फैसला लिया गया था उसका उल्लंघन है और पार्टी को ऐसे वक्ताओं के लिए संज्ञान भी लेना चाहिए और कुछ कार्रवाई भी करनी चाहिए। सर, आपको ध्यान होगा किसान आंदोलित हैं, कई किसानों का जान भी गया। वो कह रही है कि किसानों को खुद मांग करनी चाहिए कि ये तीनों कानून वापस लाया जाए। और दूसरा सवाल से जुड़ा हुआ है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, कुछ वर्षों के बाद जो है बिहार में विधानसभा चुनाव, एक खामियाजा जेडीयू को भी पार्टनर होने के नाते उठाना पड़ सकता है। इस तरह नहीं, जेडीयू का तो स्टैंड पहले दिन से इन सवालों पर काफ़ी मुकर रहा है। हमने इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की थी और हमें प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने समय की नाजुकता को देखते हुए ये सही कदम उठाया था। लेकिन हम कंगना रनौत के बयान से न सिर्फ असहमति रखते हैं बल्कि इसका विरोध करते हैं
और उनकी पार्टी को ऐसे विषयों का संज्ञान लेना। कंगना के साथ फिल्म कर चुके केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कहा, ये भी सुनिए। एक बार फिर से एक भारतीय होने के नाते मुझे मेरे प्रधानमंत्री पर गर्व होता है। उनकी हर अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं जिस तरीके से न सिर्फ देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करती हैं, बल्कि जिस तरीके से हमारे देश की मजबूत पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ाने का काम करती हैं। हर डिसीजन मेकिंग में जिस तरीके से आज की तारीख में भारत का एक महत्वपूर्ण से है। उस दिन जब मेरे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ही बोला कि आज की तारीख में जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, और हकीकत है, भारत जब आज की तारीख में बोलता है तो दुनिया सुनती है, क्योंकि भारत का वो कंट्रीब्यूशन अब रहा है हर क्षेत्र में। इस बार के विजिट में भी आप देखें जिस तरीके से अलग अलग कंपनी के सीईओ से, ग्लोबल कंपनीज के सीईओ से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई, जिस तरीके से भारत से चुराए गए आर्टिफैक्ट्स थे उसको जिस तरीके से 297 ऑफ देम को वापस लाया गया है, ये कहीं ना कहीं भारत की एक मजबूत पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाने का काम करता है। क्वाड समिट के लिए मेरे प्रधानमंत्री जी गए थे। क्वाड 4 देशों का ये समिट है, उसमें जिस तरीके से भारत की एक महत्वपूर्ण योगदान है, अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा हुई, सर्वाइकल कैंसर को लेकर हो, आपने टेररिज्म का जिक्र किया, इन तमाम विषयों पर जिस तरीके से भारत प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक मजबूत पहचान को स्थापित करने में कामयाब रहा है, ये एक नए भारत की दिशा में, एक विकसित भारत की दिशा में भारत के मजबूत कदम है। और इसके लिए मैं पुनः मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और उनको एक बार फिर से एक सफल यात्रा के लिए ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने फिलिस्तीन प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की है, गाजा में जो चीजें हो रही हैं, आपको लगता है वो कह भी रहे हैं कि हम सपोर्ट भी देंगे ताकि वहां पर शांति भी मेंटेन रहे? प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं, ये बात सत्य है कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। हम लोग हमेशा से शांति के पक्षधर हम लोग रहे हैं, शांति प्रिय देश, और हम लोगों ने हमेशा हर संभव प्रयास किया है देश के, दुनिया के अलग अलग कोनों में कहीं पे भी अशांति होती है तो किस तरीके से वहां पे शांति स्थापित की जाए, मध्यस्थता हम लोग करने में अगर कहीं पे भी सफल रहे। मुझे लगता है बहुत कम राष्ट्र अध्यक्ष ऐसे होंगे जो दो अलग अलग युद्ध जिन देशों के बीच में चल रहा हो, दोनों के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहे हों। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी रशिया भी जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराने का भी कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो ऐसे में ये जो मुलाकात उनकी हुई है फलस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ, ये पुनः हमारी सरकार, हमारे देश की उस सोच को दर्शाता है जहां पे हम लोग शांति के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकालने की संभावना ढूंढने का प्रयास करते हैं। लास्टली लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के रूप में भी डिस्क्राइब करा है, एंड विच इज ट्रू। हम लोगों की आबादी आज की तारीख में हमारी ताकत है। हमारे प्रधानमंत्री जी की खूबसूरत सोच है कि उन्होंने आपदा तब को अवसर में बदलने का उन्होंने काम किया। कोरोना के दौरान जब दुनिया भर में पेंडेमिक था, कई देशों ने जहां ऐसे में अपने घुटने टेक दिए, उस वक्त हमारा देश सबसे ज्यादा मजबूती से उभर कर आया। हमने न सिर्फ अपने देशवासियों को बचाने का काम किया बल्कि दूसरे देशों में भी वैक्सीन पहुंचाकर उनके लोगों को भी हम लोगों ने बचाने का काम किया। तो ऐसे में आज की तारीख में जो हमारी आबादी, जो कई देश सोचते हैं कि संभवतः हमारी लायबिलिटी होगी, उसको कैसे हम लोग एसेट में कन्वर्ट करें, इस सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। अबंडेंस को कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करें, कैसे इसको अपनी ताकत हम लोग बनाएं, इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी अलग अलग नीतियों को लेकर आ रहे हैं। मैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से मैं जुड़ा हुआ हूं, एक मंत्री होने के नाते मैं मानता हूं कि किसानों की एक बड़ी आबादी है हमारे देश में, और प्रधानमंत्री भी सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम वर्ल्ड फूड बास्केट बने, देश में ही नहीं बल्कि दुनिया से हम लोग भूखमरी को हम लोग हटाएं। इतनी क्षमता हमारे देश में जो आबादी की वजह से ही आती है। तो ऐसे में कैसे हम लोग हर उस विषय को जो कि शायद दुनिया लायबिलिटी समझती है, उसको हम अपॉर्चुनिटी में कैसे क्रिएट करें, ये आउट ऑफ बॉक्स सोच हमारे प्रधानमंत्री की हमेशा से रही है और जिसका लाभ हमारे देश को पिछले 10 सालों में हुआ है। परिणाम स्वरूप तीसरी बार पुनः देश की जनता ने हम पे अपना विश्वास जताया और इन्हीं नीतियों के साथ देश इस तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। सर, अपार्ट फ्रॉम दिस आया है वो बोल रही है कि जो
कृषि कानून है वो वापस लाए जाए। हालांकि वो ये भी बोल रही है कि कंट्रोवर्शियल बयान है मेरा, किसान चाहते हैं, किसान से मांग है कि वो कृषि कानून को वापस लाने की मांग करें। आप कैसे स्टेटमेंट को देख रहे हैं? देखिए, ये कंगना का अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है एंड जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट में आप कमेंट करें, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। बट जब तक अधिकृत तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हर बयान पे कोई भी टिप्पणी करके उस कंट्रोवर्सी को बढ़ाने का कोई मकसद है। जब तक सरकार की तरफ से या अधिकृत पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता, मुझे नहीं लगता उस पर कमेंट करने का कोई फायदा है। कंगना पर कांग्रेस की महिला नेता गीता भुक्कल को सुनिए। बिल्कुल, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं और अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। बहुत मजबूती के साथ विपक्ष का रोल जो अदा करना चाहिए वो कर रहे हैं। और जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की और लोगों से मिलना, संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जो उन्होंने सब कहा है, मैं समझती हूँ राहुल गांधी जी के आने से और ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को बल मिलेगा। और वैसे भी हरियाणा में ये तय है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, वो जब यहाँ आएंगे और ज़्यादा सब लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का साथ देने का काम करेंगे। बीजेपी का सफाया होकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैम, कंगना रनौत जी का बयान आया है कि कृषि कानून जो है उनको बहाल कर देना चाहिए और किसान इसके लिए खुद मांग करें। किस तरह कंगना रनौत जो हैं बीजेपी की सांसद हैं, हमेशा कंट्रोवर्शियल बोलने का वो काम करती हैं। हमेशा उन्होंने किसानों को उग्रवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहने का काम किया है। कंगना रनौत को नजर नहीं आया जिस समय हमारे किसान जो हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे, 750 हमारे किसान शहीद हो गए, बैरिकेड्स, कीलें लगा दी गई, पानी बुछारें की गई, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। अभी भी शंभू बॉर्डर जो है हमारा लगातार वहाँ से बंद कर रखा है। किसान हमारा अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इस तरह के बयान करना, अगर ये कानून 3 काले कृषि कानून अगर ये सही होते तो आप मुझे बताएं, अगर ये सही कानून होते तो इसका मतलब लोगों को या किसानों को क्या ज़रूरत पड़ी थी धरना प्रदर्शन करने की? तो अब जो है किसान पूरी तरह से लामबंद है। और कंगना रनौत ने तो पहले भी इस तरह की बहुत गलत स्टेटमेंट्स दिए हैं। मैं कहना चाहूँगी, सांसद हैं, अपनी मर्यादा में रहकर, और किसान हमारा लगातार जो धरना प्रदर्शन कर रहा है उनकी बात सुनवाई होनी चाहिए। 3 काले कृषि कानून केवल राजनीतिक लाभ के लिए देश के प्रधानमंत्री ने वापस लिए थे और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आज भी कानूनी एमएसपी की गारंटी के लिए लड़ रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो थी उसके हिसाब से किसान चाह रहे हैं। कांग्रेस ने ये घोषणा की है, हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कांग्रेस ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये घोषणा की है, जो किसान हमारे शहीद हो गए थे उस दौरान, हम उनको शहीदी का दर्जा देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, उनकी याद में एक स्मारक बनाने का हम काम करेंगे। नायब सैनी जी भी कुछ भी करते रहते हैं, वो अपनी पार्टी में झांक कर देखें। सुनीता दुग्गल जो कि एक महिला सांसद थी, रिकॉर्ड मतों से वो जीती और उसके बाद उन्हीं की टिकट काट दी गई। रतनलाल कटारिया जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो पार्टी के अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री थे, बीच में उनको जो है मंत्री के तौर पर हटा दिया गया। और कितने दलितों का भला ऐसा किया है, दलित मंत्री थे इनकी, उनकी टिकट काट दी गई, दलित विधायकों की टिकट काट दी गई। दलितों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उदयवान जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कुमारी शैलजा जी हमारी बहन वो जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारी सांसद हैं। तो क्या दलितों की बात करती हैं, ऐसे क्या दलितों के लिए जो है नायब सिंह सैनी जी, कोई बात नहीं, थोड़े से समय के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको बातें आ रही हैं। अगर इतना अच्छा सब कुछ बीजेपी में होता तो क्या कारण है मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने बदलने का काम किया? क्या कारण है पूरा मंत्रिमंडल हटा दिया? क्या कारण है नायब सैनी अपनी सीट छोड़कर करनाल से भागकर दूसरी सीट पर जा रहे हैं? तो बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बीजेपी के नेताओं को कहें बीजेपी की चिंता करें। और कांग्रेस का बहुत अच्छा चल रहा है, माहौल बना हुआ है, लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। और इसमें कांग्रेस में भी 36 बिरादरी का पूरा मान सम्मान है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, हम चाहते हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जैसे 10 साल तक उन्होंने राज किया इसी प्रकार से वो राज भी करेंगे। और दलित विरोधी बता रहे हैं, कल ही मैं तो हुड्डा साहब का एक इंटरव्यू भी सुन रही थी। क्या दलित विरोधी? हरियाणा का मैनिफेस्टो लिखने की जिम्मेवारी, मैं तो कभी नहीं कहती कि मैं एक महिला हूँ, दलित हूँ, 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रही हूँ कांग्रेस पार्टी की, मुझे भी घोषणा पत्र बनाने की एक जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई है। उनके यहाँ पूछें कि क्या हालात है, किसी की महिलाओं बहन बेटियों की क्या इज्जत आबरू सुरक्षित है, उनसे पूछें कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल कोरा नारा देते हैं, बेटियों की क्या हालात हुई है, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। विवाद जब खूब बढ़ गया तो कंगना को अपना बयान वापस लेने आना पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी सफाई जारी की है, देखिए। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को
फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। कुल मिलाकर कंगना का विवादों से नाता लगातार जारी है। हालांकि उन्हें समझना होगा कि राजनीति में क्या बोलना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं बोलना है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी भी विवादों में फंसी हुई है और ठीक से रिलीज होने के लिए तरस रही। ऐसे में कंगना खुद भी इन विवादों से दूर जाना चाहेंगी। देखते हैं कंगना की सफाई के बाद यह विवाद शांत होता है या नहीं।